हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड है। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े तो आपको पता होगा कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे पहले 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहला मेथड था स्कैटर्ड मेथड, देन ग्राफिकल मेथड एंड लास्ट वन था हमारा कार्ल पियर्सन मेथड। तो हर एक मेथड पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है विद एग्जाम्पल। अगर अभी आपने इनमें से कोई भी सेशन नहीं कवर किया है तो सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही साथ हमने कोरिलेशन की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आप उस प्लेलिस्ट को रन करके सारी क्लासेस कवर कर पाओ। आज हमारा नेक्स्ट मेथड है रिलेटेड टू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आज भी हमें आर का ही कैलकुलेशन सीखना है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, बट हमारा मेथड चेंज है। कौन सा मेथड है? रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। क्लियर? इसको हम किस और नाम से जानते हैं? स्पीयरमैन्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है ना कि बेसिकली जब आप आर का कैलकुलेशन करते हो तो वो कंप्लीटली डिपेंड होता है रैंकिंग बेसिस पे। क्लियर? तो रैंक हम किसके बेसिस पे देते हैं? क्या क्वांटिटी के बेसिस पे आप कभी रैंक दे सकते हो? नहीं। जर्नली जो हम लोग रैंकिंग करते हैं वो क्वालिटी बेसिस पे करते हैं। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज स्टूडेंट है या कोई बिलो एवरेज है, तो ये क्या है? ये उनकी क्वालिटी है। क्वांटिटी बेसिस पे हम नहीं जज करें, हम किस बेसिस पे जज कर रहे हैं? क्वालिटी बेसिस पे। क्लियर? देखो यहाँ हमने मेंशन भी किया है कि इट इज बेस्ड ऑन द रैंकिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द वेरिएबल। मतलब जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, जैसे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो इनमें जो अलग अलग हम रैंकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम यहाँ r का कैलकुलेशन करेंगे। It is applied to the problems in which data cannot be measured quantitatively, but qualitative assessment is possible, such as beauty, honesty, etc. यही पॉइंट हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड हो क्वालिटेटिव असेसमेंट से, ना कि क्वांटिटेटिवली असेसमेंट। मतलब अगर हमारे पास मान लो वैल्यूज़ दी हुई है 100, 220, 330, तो इस वेरिएबल की वैल्यूज़ पे हम कभी भी रैंक कोरिलेशन मेथड नहीं लगाते, बल्कि हम इसको रैंक प्रोवाइड करेंगे कि 1 है, ये 2 है, 3 है, और इन रैंक्स के बेसिस पे हम रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर? यही चीज़ हमने सेकंड पॉइंट में मेंशन भी की है कि ये मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव असेसमेंट फॉर्म में दिया हो, ना कि क्वांटिटेटिवली असेसमेंट। और क्वालिटेटिव असेसमेंट मतलब आपकी ब्यूटी हो गई, आपकी ऑनेस्टी हो गई, आपका इंटेलिजेंस लेवल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? क्वालिटी पे, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते या आप उसको क्वांटिटी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, दिस मेथड इज यूजफुल वेयर एक्चुअल आइटम वैल्यूज आर नॉट गिवन, सिंपली देयर रैंक्स इन द सीरीज आर नोन। मतलब अगर रैंक हमारे पास गिवन है तभी तो हम इस मेथड का एप्लीकेशन करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। हर बार हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को स्मॉल आर एक्स वाई से डिनोट कर रहे थे, बट अगर रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें यूज़ करना है तो हमें कैपिटल आर का यूज़ करना होगा। और इसका फॉर्मूला सिंपली क्या है? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखो डी क्या है? डी मतलब डिफरेंस इन रैंक। ठीक? अब आप पूछोगे मैम किसकी किसकी रैंक? दो वेरिएबल होगा ना, आर एक्स वाई, क्योंकि अभी भी हम जो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए होगा? दो वेरिएबल्स के बीच में। तो एक्स एंड वाई की जो रैंक्स आएगी उसका जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो तो उसको हम डिनोट करते हैं डी से। क्लियर? तो उसी का हमने यहाँ स्क्वायर लिया। एंड एन क्या है? अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसी फॉर्मूले पे हर क्वेश्चन का एप्लीकेशन होगा जो कि रैंक कोरिलेशन मेथड से रिलेटेड होगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ बता दें कि एग्जाम में जनरली हमारे पास ये मेंशन किया रहता है कि हमें कौन से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर डिटेल क्वेश्चन है तो। और अगर एमसीक्यूज है तो आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, जैसा डेटा दिया रहेगा उसके बेसिस पे हम जज कर लेते हैं कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले के नीचे आपके समझने के लिए सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि आर क्या डिनोट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। डी डिनोट करता है रैंक का डिफरेंसेस और एन डिनोट करता है नंबर ऑफ पेयर्स। तो ये फॉर्मूला इजी है। अलग अलग केसेस के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स मेंशन किए हैं विद एग्जांपल्स। देखो यहाँ हमने मेंशन किया है कि इन रैंक कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट वी शैल स्टडी 3 डिफरेंट केसेस। हमारे पास 3 अलग अलग केसेस हैं और हर एक केस में फॉर्मूला सेम लगेगा और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेशन करेंगे किसका? आर का। सबसे पहला केस है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। जब हमारे पास क्वेश्चन में रैंक्स नहीं दी रहती है तो पहले हमें डेटा को रैंक्स अलॉट करना होता है एंड आफ्टर दैट हम उसका कैलकुलेशन करते हैं।
देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये पॉइंट क्लियर कर देंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास यही है, कंप्यूट रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास टेबल गिवन है और ये पहला केस है जहाँ पे देखो हमारे पास रैंक नहीं गिवन है। ये कोई रैंक तो नहीं है, रैंक हमेशा कैसे होती है 1 2 3 4 इस तरीके से रैंक गिवन होती है। तो अब इस पैटर्न में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम रैंक अलॉट करेंगे। अब देखो सबसे पहले ये जो डेटा हमने ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में वो यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब देखो रैंक किस तरीके से अलॉट करेंगे, RX लिखेंगे। यहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर में भी रैंक अलॉट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रैंक अलॉट कर सकते हो। हम असेंडिंग ऑर्डर में रैंक अलॉट करें तो पहली रैंक हो जाएगी 415 को, सेकेंड रैंक हो जाएगी 489 को, देन 424, देन 428, देन 431 एंड लास्ट वन इज 434। इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू भी लिख लेते हैं जो कि दी है 330, 332, 328, 331, 327, 325 और इस पे भी रैंक अलॉट कर देते हैं। अगेन असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंक अलॉट करेंगे। तो सबसे पहली रैंक हो जाएगी 325 को, देन 327, देन 328, देन 330, देन 331 एंड लास्ट वन इज 332। एक और चीज़ याद रखना, बहुत बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक्स और वाई का जब इस तरीके से डेटा दिया रहता है तो आप लोग इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने लगते हो। नहीं, क्या हमने एक्स की वैल्यू को या वाई की वैल्यू में कहीं पे भी कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज किया? नहीं। हमने ये बोला कि जब आप रैंक अलॉट करते हो एक्स को एंड वाई को, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अलॉट करना रैंक। क्लियर? तो x का जो भी डेटा आपके पास गिवन होगा उसको आप एज इट इज रखना और y के डेटा को भी एज इट इज रखना। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है? d। और d कैसे निकलता है? सिंपली rx माइनस ry। मतलब हमारे पास जो वैल्यूज दी है 1 माइनस 4 माइनस 3, देन 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3। क्लियर? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डी स्क्वायर चाहिए तो 3 3 9, 0 1 0 1 9, मतलब इसका टोटल मेरे पास कितना आ गया? 20। होपफुली यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर होगा। सिंपली ये फर्स्ट केस था जहाँ पे रैंक अलॉटेड नहीं थी और हमने बताया कि एक्स में जो भी वैल्यूज़ दी हैं उसको आप पहले रैंक अलॉट करोगे और वाई की वैल्यूज़ को भी आप रैंक अलॉट करोगे। और रैंक कैसे अलॉट करते हैं? चाहे तो बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में, दैट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरे पास डी स्क्वायर कितना आ गया? 20। अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? यस, यही फॉर्मूला हमने बताया था। मेरे पास n कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये 1 है, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमने निकाली थी समेशन डी स्क्वायर की 20 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 210 और हम इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.75। तो मेरा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना आया? 0.75। अगेन हमने पहले बताया था कि अगर r की वैल्यू की बात करें दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 टू +1 के बीच में लाई करती है। और r भी बेसिकली क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही है, सिर्फ हमने इसको डिनोट किससे किया है? कैपिटल R से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.75। क्लियर? ये फर्स्ट केस था एंड होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। हमें हर बार यही फॉर्मूला यूज़ करना है, बस केसेस अलग अलग हैं। चलेंगे हमारे केस नंबर 2 पे। नेक्स्ट केस नंबर 2 है व्हेन रैंक्स आर गिवन। ये सिंपल है, जब हमारे पास रैंक्स दिया है तो सिंपली दोनों को माइनस करके डी कैलकुलेट कर लो, आफ्टर दैट डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो और इन फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है द रैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी दैट इज R1 एंड इकोनॉमिक्स दैट इज R2 आर गिवन। सब्जेक्ट वाइज रैंक दी हुई है, हमारे पास R1 है, रैंक 1 गिवन है 6 1 5 2 4 3 और रैंक 2 भी गिवन है 3 1 4 2 5 6। दोनों को माइनस करके डी कैलकुलेट कर लो। सिंपली जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में माइनस करते चलेंगे। 6 माइनस 3 3, 1 माइनस 1 0, देन 1 0 माइनस 1 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था? डी स्क्वायर निकालने का। 3 3 9, 0 1 0 1 9।
अगेन इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना है। तो r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय समेशन डी स्क्वायर मेरा कितना आया 20 डिवाइडेड बाय, अभी भी देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1, और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.75, क्योंकि सेम वैल्यूज आई हैं जो हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में आई थी। क्लियर। तो केस नंबर 1 था जहाँ रैंक नहीं गिवन होती है, तो उसमें पहला स्टेप होता है रैंक अलॉट कर दो। एंड सेकंड मेरे पास केस था जहाँ पे रैंक गिवन है। तो सिंपल ये दोनों पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट केस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब लास्ट केस हमारे पास व्हेन रैंक्स आर इक्वल और टाई और रिपीटेड रैंक्स। देखो अभी जो हमने पहला केस और दूसरा केस में एग्जाम्पल बताया था, तो वहाँ हमने कहीं पे भी रैंक को रिपीट नहीं की। स्कूल में भी जनरली होता है ना कि जब टॉप 10 रैंक मिलती है तो कई बार रैंक्स रिपीटेड होती हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि 10 स्टूडेंट्स को ही रैंक अलॉट करनी होती है, उसी में एडजस्टमेंट करते हैं। वैसे ही एडजस्टमेंट हम इसमें भी करेंगे, पर कैसे, देखो यहाँ हमने मेंशन किया है कि इन सर्टन केसेस वी मे फाइंड इक्वल रैंक्स इन केस ऑफ 2 और मोर देन 2 वैल्यूज। इन दैट केस ईच इंडिविजुअल आइटम इज गिवन एन एवरेज रैंक। In order to find the rank correlation coefficient of repeated ranks or tie ranks, an adjustment or correlation factor is added to the Spearman's rank correlation formula. देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। अभी तक ये फॉर्मूला था, बट अगर मान लो रैंक रिपीट करती है तो उस केस में हमें एक फैक्टर एडजस्टमेंट ऐड करना होता है। हर बार जब रैंक रिपीट होगी तब हम ये फैक्टर्स ऐड करेंगे, और ये फैक्टर्स सिंपली क्या है, आपको क्या ऐड करना है वो देखो, m1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। हर बार हमें यही चीज़ ऐड करनी होती है, सिर्फ m1 की जगह m2 m3 इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर। हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है m1 क्यूब माइनस m1 डिवाइडेड बाय 12, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने लिखा है एन स्क्वायर माइनस 1, उसी के लिए हमने यह लर्न कराने के लिए बताया कि आप डिनोमिनेटर में भी क्या रखो, m1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। तो इस तरीके से आपको ये फैक्टर एडजस्टमेंट का फॉर्मूला याद रहेगा, और ये कब ऐड करना है, तब जब रैंक रिपीट होती है। क्लियर। तो लेट्स से मेरे पास जो 4th रैंक है वो रिपीट हो रही है, एंड जो 8th रैंक है वो रिपीट हो रही है। तो 4th रैंक के लिए आप एक बार ऐड करोगे, फिर 8th रैंक के लिए दूसरी बार ऐड करोगे, मतलब जितनी बार रैंक्स रिपीट होगी ना उतनी बार ये फैक्टर एडजस्टमेंट ऐड होगा। हम एग्जांपल लेके केस समझा दे रहे हैं तो आप लोगों को और प्रॉपरली समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो हमने मेंशन किया है कि वेयर m1 m2 आर द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड। जितनी बार वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार हम m1 m2 को ऐड करेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एक्स और वाई की वैल्यू दी है, और यहाँ देखो क्या ये रैंक्स में गिवन है, नहीं। अगर रैंक में गिवन होता ना बेटा तो 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4, बट ना तो x के वेरिएबल में वैल्यू कहीं 1 दी है, ना ही y के वेरिएबल में वैल्यू 1 दी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रैंक अलॉट करने का, और उसके बाद d का कैलकुलेशन करना। क्लियर। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमें रैंक्स रिपीट होंगी। सिंपली वैल्यू देखो 16 3 बार दी हुई है, वैसे y के केस में देखो 13 2 टाइम्स दिया हुआ है, 6 2 टाइम्स दिया है। इसका मतलब क्या है कि इनको आप सेम रैंक अलॉट करोगे। अगर हमारे पास सेम वेरिएबल गिवन है बेटा तो हम क्या करेंगे, सेम रैंक अलॉट करेंगे। क्लियर। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिटेल में, तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है जहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, तो इसके बेसिस पे हम रैंक अलॉट करें। x में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे पहली रैंक किसको अलॉट करेंगे, 9 को। यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, 9 के सामने हमने 1 लिख दिया। अब सेकेंड रैंक किसको अलॉट होगी, 16 16 16। तो यहाँ हमारे पास 3 रैंक्स बुक हो गई। अब देखो यहाँ पे रैंक कैसे अलॉट करना है वो समझो। सिंपली क्या करेंगे, ये सेकेंड रैंक होगी, ये थर्ड रैंक होगी, और ये फोर्थ, मतलब बेसिकली ये लोग 3 रैंक बुक कर रहे हैं। तो आप क्या करना कि जो जो रैंक्स यहाँ अलॉट होंगी, मतलब जो जो प्लेस ये लोग बुक कर रहे हैं उसका आप एवरेज कैलकुलेट करके तीनों को रैंक अलॉट कर देना। क्लियर। मतलब मेरा ये पॉइंट है कि सेकेंड रैंक प्लस थर्ड रैंक प्लस फोर्थ रैंक ये तीनों ये बुक कर रहे हैं, इसका आप एवरेज निकाल लो, और इसका जो एवरेज आएगा वही आप तीनों को अलॉट कर दो। तो मतलब इसको भी थर्ड रैंक अलॉट करेंगे, इसको भी थर्ड रैंक अलॉट करेंगे, और इसको भी थर्ड रैंक अलॉट करेंगे। क्लियर।
तो मतलब जहाँ पे भी आपको रैंक रिपीट मिलेगी, आप क्या करना, जो भी रैंक बुक हो रही है उसका आप एवरेज कैलकुलेट कर लेना। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब 4th रैंक तक अलॉट हो गई, अब हम कहाँ से अलॉट करेंगे, 5th रैंक। 5th रैंक किसको मिलेगी, 24 को। देन 6th रैंक किसको मिलेगी, 33 को। देन 7th रैंक 40, देन 48 8th रैंक। 9th रैंक मिलेगी 57 को एंड 65 को मिलेगी 10th रैंक। क्लियर। इस तरीके से हमें पूरे रैंक अलॉट करने हैं एक्स वेरिएबल के लिए एंड वाई वेरिएबल के लिए। अब वाई के केस में देखो, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 4 को फर्स्ट रैंक अलॉट होगी। देन सेकंड के लिए देखो 2 रिपीट हो रहा है 6, तो यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड ये 2 रैंक बुक हो रही है, दोनों का एवरेज निकाल लो। एवरेज कितना आएगा, 2.5। तो दोनों को ही हम क्या रैंक अलॉट करेंगे, 2.5। इसको भी 2.5 अलॉट करेंगे और इसको भी 2.5 अलॉट करेंगे। क्लियर। 3rd रैंक तक बुकिंग हो चुकी है, अब चलेंगे 4th रैंक पे। तो 4th किसको अलॉट करोगे, 9 को। देन अब 13 2 बार रिपीट हो रही है, मतलब 5th प्लस 6th रैंक। 5th और 6th की पोजीशन पे क्या है, 13 है, तो उसका एवरेज निकाल लो और एवरेज कितना आएगा, 5.5। तो दोनों को ही हम क्या अलॉट कर देंगे, 5.5। क्लियर। तो 5th और 6th रैंक खत्म हो गई। अब कौन सी रैंक बची, 7th, जो कि मिलेगी 15 को, फिर 8 19 को, देन 20 को हम 9th रैंक दे देंगे और 24 को कौन सी रैंक देंगे, 10। क्लियर। तो यहाँ देखो हमने RX और RY कैलकुलेट कर लिया, और क्योंकि यहाँ पे रैंक्स रिपीट थी तो हमने बताया कि जब भी रैंक रिपीट होगी तो आपको सेम रैंक सबको नहीं अलॉट करना है, बल्कि एवरेज निकाल के रैंक अलॉट कर देना। क्लियर। अब अगेन सिंपल है, डी कैलकुलेट करना, 8 माइनस 5.5, यह हमारा आ जाएगा 2.5। अगेन 6 माइनस 5.5, यह आएगा हमारा 0.5। देन 7 माइनस 10 माइनस 3, 1 माइनस 2.5 माइनस 1.5। इसी तरीके से आप आगे के सारे डिफरेंसेस निकाल लो। 3 माइनस 7 हो जाएगा मेरा -4, 3 माइनस 1 2, 1 1 0.5 एंड 1। तो ये हमारे पास डी आ गया। बट क्या हमें डी चाहिए होता है, नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर चाहिए होता है। अब डी स्क्वायर निकाल लो। सबसे पहली वैल्यू थी 2.5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6.25। देन 0.5 वैल्यू थी तो 0.25। इसी तरीके से आप सबकी स्क्वायरिंग कर लो। और इतना याद रखना, जैसे अब थर्ड वैल्यू मेरे पास -3 थी, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना हो जाएगा, 9। फिर वैल्यू आएगी 2.25, फिर आएगी 16, देन 4 1 1 0.25, देन 1। अब जब हम डी स्क्वायर का समेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 41, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ये वैल्यू चाहिए होती है। क्लियर। बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है, जैसे RX RY D, उसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। मेरे पास R का फॉर्मूला था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। अब तक तो हम लोग नॉर्मल केस में यही फॉर्मूला यूज़ करते थे, बट हमने बताया कि अगर हमारे पास रिपीटेड रैंक्स है, या जिसको हम टाई रैंक्स भी कहते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट फैक्टर ऐड करना होता है और इसको ब्रैकेट में लेना होता है। क्लियर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर आप कितनी बार ऐड करोगे ये समझो। एक्स के केस में जो वेरिएबल एक्स था उसमें एक बार रैंक रिपीट हुई थी, और वाई में 2 बार रैंक रिपीट हुई थी। एक बार 6 जो 2 बार दिया था और एक बार 13 2 बार दिया था। ठीक। क्लियर। तो जितनी बार रैंक्स रिपीट हुई है उतनी बार आप यहाँ पे करेक्शन फैक्टर ऐड करोगे। अब देखो एक बार एक्स के लिए ऐड करेंगे जो एक्स में रैंक रिपीट हुई थी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, m1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। फिर y में रैंक रिपीट हुई थी तो उसके लिए ऐड करेंगे m2 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, प्लस y में 2 बार रैंक रिपीट हुई थी तो एक बार और करेक्शन फैक्टर ऐड करना होगा m3 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12। सिंपल फॉर्मूला है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसलिए कनेक्ट कर दिया सो दैट आपको ये फॉर्मूला लर्न ना करना पड़े। अब मेरे पास डी स्क्वायर की वैल्यू तो दी हुई थी 41, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकाल लेंगे। अब इन फैक्टर्स एडजस्टमेंट की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है वो देखो। सिंपली यहाँ क्या करना है,
एक्स के केस में जो हमारी वैल्यू रिपीट हुई थी, कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हुई थी? अब एक्स वेरिएबल में हमारे पास 3 बार 16 दिया हुआ था, तो m किसको डिनोट करता है? जितनी बार वैल्यूज़ रिपीट करी हैं, तो कितनी बार वैल्यूज़ रिपीट की? 3, तो m1 की जगह हम क्या रख देंगे? 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 2। क्लियर? इसी तरीके से y में भी 6 2 बार रिपीट हुआ था एंड 13 2 बार रिपीट हुआ था, तो हम m2 की जगह क्या रखेंगे? 2 और m3 की जगह क्या रखेंगे? 2। क्यों? क्योंकि m किसको डिनोट करता है? जितनी नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू आपकी रिपीट की है उसी को m डिनोट करता है। क्लियर? तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 2। नाउ m2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली m2 की जगह क्या रखेंगे? 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, और इसको सॉल्व करने पे मेरे पास वैल्यू आएगी 0.5। वैसे ही हम m3, इसी तरीके से हम m3 का भी कैलकुलेशन कर लेंगे एंड अगेन इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0.5। क्यों? क्योंकि m बेसिकली हमने किस फैक्टर के लिए ऐड किया है? 13 जो रिपीट हुआ था y में, और 13 कितनी बार रिपीट हुआ था? 2 टाइम्स। तो m की जगह क्या, m3 की जगह क्या रखेंगे? 2। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। नाउ हम r का फॉर्मूला जो हमने बताया है बस उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 माइनस 6 ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी? 41 प्लस जो हमने पहला फैक्टर ऐड किया था उसकी वैल्यू आई थी 2, सेकेंड फैक्टर ऐड किया था उसकी वैल्यू आई 0.5 और थर्ड फैक्टर ऐड किया उसकी वैल्यू आई 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 10 स्क्वायर माइनस 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 6, सबसे पहले क्या करना है? इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को सॉल्व करना। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 44 एंड डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 990। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पहले इसको सॉल्व कर लें फिर 1 से माइनस कर दें। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 0.267 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरी फाइनल आर की वैल्यू आएगी 0.733। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है एडजस्टमेंट फैक्टर में, बट इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना था। अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो बहुत ही सिंपली इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व कर सकते हो। रैंक कोरिलेशन मेथड सिंपल है, बस इतना याद रखना कि फर्स्ट केस और सेकंड केस तो बिल्कुल सिंपल था, फॉर्मूले पे एप्लीकेशन था। थर्ड केस में जहाँ पे हमारे पास रैंक्स रिपीटेड होती हैं, वैल्यूज़ रिपीटेड होती हैं, तो उनको हम सेम रैंक अलॉट करते हैं। उस केस में हमारा इस तरीके का फैक्टर एडजस्टमेंट ऐड होता है। तो दो चीज़ें, रैंक कैसे अलॉट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, एंड सेकेंड जब हम आर का फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो इस तरीके से हम फैक्टर एडजस्टमेंट उसमें ऐड करते जाते हैं। और कितनी बार ये फैक्टर एडजस्टमेंट ऐड करेंगे? जितनी बार रैंक्स रिपीट हुई है। जैसे एक्स में 16 रिपीट हुआ था तो एक बार हमने m1 ऐड किया, और m1 बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज रिपीटेड, तो हमने m1 की जगह कितना रखा था? 3। देन y में 6 2 बार रिपीट हुआ है तो हम m2 ऐड कर देंगे, और m2 की वैल्यू कितनी रखी? 2। वैसे 13 रिपीट हुआ है तो 13 के लिए हमने m3 रखा, और m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। क्यों? क्योंकि 13 की वैल्यू कितनी बार है? 2 बार है। होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होगा, कंफ्यूज मत होना। इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, सो दैट आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर एमसीक्यूज आएगा तो एमसीक्यूज में तो मान लो इतना लेंथी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बट डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है। बाकी आप सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन में देखना, जो आपके पास सेट गिवन होता है, लास्ट सेट, हर एक सेट में इस पैटर्न पे क्वेश्चंस दिया रहता है, तो प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस इनफ है। यही 3 केस हमारे पास थे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड में। उम्मीद करते हैं कि हर एक मेथड आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो नो डाउट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट भी कर सकते हो। हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगेन जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमारा चैनल बना हुआ है उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक मेथड बचा है जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे एंड उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी पार्ट अलग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट अलग डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग लास्ट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू कोरिलेशन चैप्टर। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।